नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मनसबदारी व्यवस्था। यह टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, खासकर चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, आईएएस का, या एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस वगैरह हो, यूपी पीसीएस हो, इन समस्त परीक्षाओं में इस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इससे संबंधित कुछ जो मूलभूत तथ्य हैं तथा इससे जो संबंधित कॉन्सेप्ट है उनको हम देखने का यहाँ प्रयास करेंगे और उसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ परीक्षा की जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह से प्रश्न पत्र बनता है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा का हो चाहे मुख्य परीक्षा का हो, उन सभी परिप्रेक्ष्य में हम इसे देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं कि इस वीडियो में मैंने फैक्ट्स के साथ में विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट का भी समावेश किया है। जो मुझे लगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वह मैंने बताने का प्रयास किया हुआ है। और इसमें स्पेशली मेंस को लेकर क्वेश्चंस की क्या ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, विशेषकर 100 वर्ड को लेकर, जैसा कि एमपीपीएससी मेंस से पूछा जाता है, या 200 वर्ड जैसे आईएएस के एग्जाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको लेकर किस तरह से ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, किस प्रकार से इंट्रो लिखना चाहिए और किस तरह से उसको कंक्लूड करना चाहिए, इन सभी बातों का समावेश किया गया है। वीडियो थोड़ी सा लंबा हो सकता है, उसकी वजह है कि लगभग सभी तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें इस वीडियो में मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। इस वीडियो के साथ में इस नोट्स का पीडीएफ भी आपके इंक्लूड किया गया है, आप उसे चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। जल्दी से सीधे पीडीएफ पर आ जाए। मनसबदारी व्यवस्था मुगल शासन प्रणाली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता कहलाती है, जिसे अकबर ने 1575-76 के आसपास में इंट्रोड्यूस किया था। अकबर ने यह व्यवस्था मंगोलों की व्यवस्था से प्रभावित होकर अपनाई थी। हालांकि उसने बाद में इसमें अपने अनुसार कुछ चेंजेस भी किए थे, जिसके कारण यह एक मौलिक व्यवस्था बन जाती है। इसका उद्देश्य क्या था, हम देखें तो इसका उद्देश्य ये था कि जो शासन के 3 प्रमुख अंग कहलाते थे ज़माने में, पहला सामंत, दूसरा सेना और तीसरा नौकरशाही, इन सभी को एक सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत उसको संगठित किया जा सके, उनको एक रैंकिंग प्रदान की जा सके, उनको एक प्रोटोकॉल प्रदान किया जा सके। तो इस उद्देश्य से उसने इस चीज़ को लेकर आया हुआ था। इसमें 2 प्रकार के सिस्टम होते थे, आपको बता देना चाहेंगे। पहला होता था जात और दूसरा कहलाता था सवार। तो अगर आप कह दें तो ये 2 अंक की व्यवस्था होती थी। ये पहले वाला अंक कहला जाएगा, जबकि ये दूसरा वाला अंक। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में यह एकल थी, यानी सिंगल इसमें डिजिट्स के रूप में प्रोवाइड किया जाता था। 1592 के आसपास में इसको हम देखेंगे डबल डिजिट में ये प्रोवाइड किया जाने लगा, अर्थात जात भी एंड सवार भी प्रोवाइड इसमें किए जाने लगे थे। इस व्यवस्था के पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सा देख लेते हैं। एक्चुअली मनसब होता क्या है। मनसब का शब्द का अर्थ होता है पद। बाबर के समय हम देखेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को एक स्पेशल नाम दिया गया था, दैट इज़ वजहदार। बाद के समय में यानी अकबर के समय में उन्हें ही मनसबदार कहा जाने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रशासन के इन 3 अंगों को एक सामान्य व्यवस्था में संगठित करने के लिए, एक सेम वे में रैंकिंग प्रोवाइड करने के उद्देश्य से शासन प्रणाली में जिस व्यवस्था को अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया उसे क्या कहा जाता है, मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता है। इसके तहत जात और सवार के नाम से इनको मनसब प्रदान किया जाता था, सामान्य शब्द में इन्हें मनसबदार करके कहा जाता था। अब इसके आगे देखते हैं कि इसमें और क्या सिस्टम हुआ करते थे। इसमें जैसा कि हमने देखा, जात और सवार, जात बटे सवार के रूप में इसको शो किया जाता है, दिखाया जाता है, लिखा जाता है। पहला जो अंक कहलाता था वो कहलाता था जात। ये वाला पहला जात है, जबकि ये बाद वाला बटे के बाद वाला क्या है, सवार है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ 5000 बटे 2500 करके लिखा हुआ है, यानी 5000 क्या कहलाया, जात कहलाया, 2500 क्या कहलाया, सवार करके कहलाया जाने वाला है। इसका मीनिंग क्या होता था, इस चीज़ को समझ लें। जात जो कि पहला अंक था, यह किसी भी अधिकारी की वरीयता और उसके वेतन का निर्धारण करता था, यानी जितना अधिक जात होगा उसका वेतन उतना अधिक होगा, उसका रैंकिंग उतनी अधिक होने वाली है। जबकि सवार का मतलब क्या था, सवार किसी भी मनसबदार के सैनिक दायित्वों का निर्धारण करता था, अर्थात उसको कितने घुड़सवार अपने अंडर में रखने हैं, इस बात का निर्धारण सवार से यानी दूसरे वाले रैंक से या रैंक से होता था। यही बात आपको यहाँ पर दी हुई है। मोटी बात ध्यान रखना, जात किसी भी अधिकारी के वेतन तथा रैंकिंग को प्रोवाइड कर रहा है, दर्शा रहा है, जबकि सवार का मतलब क्या, उसके सैनिक दायित्व कितने हैं, इस बात को दर्शा रहा है। इसमें एक उल्लेखनीय बात और भी है, किसी भी स्थिति में सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था। हमेशा ज़्यादा कौन सा होता था, पहला अंक ही ज़्यादा होता था, दूसरा वाला अंक कम होता था। तो यह प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लाई गई एक विशेष प्रकार की व्यवस्था थी, जैसा आपको बताया गया। इसकी कुछ प्रमुख बातों को और देख लीजिए।
फॉर एग्जाम्पल यह जो व्यवस्था थी, यह जो पद प्रोवाइड किया जा रहा था या पद के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा था, यह वंशानुगत नहीं था। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इस पद को प्राप्त कर सकता था, उसके अनुसार उसकी पदोन्नति हो सकती, प्रमोशन हो सकता, साथ ही साथ डिमोशन भी हो सकता था यदि वह अच्छे से काम ना करे तो। जब भी किसी का प्रमोशन करना है तो उसके जात मनसब में वृद्धि कर जाती थी, इससे उसका वेतन भी बढ़ जाता था, उसका प्रमोशन भी हो जाता था और एक प्रतिष्ठा का सूचक भी था वो। मनसबदारों की श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी या सबसे ज़्यादा जानकारी आबुल फजल की किताब अकबरनामा से हमको मिलती है। हालांकि वो 33 प्रकार की श्रेणियाँ और 66 प्रकार की उसकी सब कैटेगरी बताता है। वो अनेक बुकों में अनेक स्रोतों से हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, फिर भी एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 99 प्रकार तक की श्रेणियों की हमको जानकारी मिली हुई है। यहाँ पर मोटे तौर पर हम 3 प्रकार की श्रेणियों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली श्रेणी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो ये होता क्या था? हालांकि इन तीनों को अलग अलग नाम दिए जाने वाले हैं। जैसे कि हम देखें, मनसबदार कहेंगे किसी को अमीर कह देंगे, किसी को अमीरुल उम्दा कह देते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर जो कॉमन नाम चल रहा था वह मनसबदार ही था। तो एक जनरली आप देख सकते हैं इसको। अब देखते हैं यहाँ पर कि प्रथम श्रेणी का कौन था, द्वितीय श्रेणी का कौन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पिछले पेज में एग्जाम्पल दिया 5000 एंड 2500 का एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। प्रथम श्रेणी का मतलब क्या होगा? सवार रैंक जब जात रैंक के बराबर हो, यानी कि ये जो 5000 है बटे 5000, यानी 5000 का जात हो और 5000 उस बंदे को सवार रखने हो, तो ये कौन सी कैटेगरी का? क्लास 1 मनसबदार कहलाता था। पॉइंट नंबर 2, द्वितीय श्रेणी का सवार रैंक जात रैंक से आधा या आधे से अधिक हो। अगर 5000 उसका जात है तो उसका आधा हो यानी 2500, या आधे से अधिक हो यानी 3000 भी हो सकता था, 3.5 भी हो सकता था, लेकिन आधे से अधिक होना चाहिए इसके। तो ये कौन सी कैटेगरी का? द्वितीय कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी का कहलाता था। थर्ड वाला आधे से भी कम हो, यानी यहाँ पर 5000 उसका अगर जात है तो सवार कितना होगा? 2500 से भी कम, यानी 2000 के आसपास, 1500, 1000 जो भी हो सकता है। तो ये तृतीय श्रेणी का कहला जाता था। इस प्रकार से उनको कैटेगराइज करके किया गया था। एक नियम अकबर लेकर आया था, उसे दहबिश्ती का नियम कहा जाता है, 10:20, ऐसे 1:2 भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब था कि एक सवार को कम से कम 2 घोड़े रखने थे और उस हिसाब से उसे काम करना था। जिस सवार के पास एक घोड़ा होता था उसे क्या कहा जाता था? आधा सवार कहा जाता था, या एक और नाम मिलता हमको, नीम सवार। तो कभी कोई फैक्ट आपसे किसी एग्जाम में पूछ लेगा, थोड़ी सा ध्यान दें। मनसबदारों की नियुक्ति कैसे होती थी? तो ध्यान देने वाली बात है, मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह करता था। हालांकि उनका जो नाम रिकमेंड करने वाले अधिकारी का नाम था मीर बख्शी आपको मिलता है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता था वह किसका था? राजा का ही होता था, बादशाह का ही होता था। नॉर्मल कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं कि मनसब कितने से कितने प्रोवाइड किए जाते थे। तो मिनिमम जो मनसब था वो मिनिमम 10 का था, हम देखते हैं, और उसके बाद फिर बहुत हज़ारों तक में मनसब प्रदान करने वाले हैं। एक सामान्य व्यवस्था में देखें तो जो राजकुमार वर्ग थे प्राय उनके लिए 5000 से ऊपर के मनसब रिजर्व होते थे। उससे नीचे के जितने भी मनसब हुआ करते थे वो प्राय अधिकारियों को दिए जाते थे। तो 10 से लेकर हम देखेंगे 5000 तक के मनसब अकबर के ज़माने में हमको देखने को मिलते हैं, जो कि सामान्य अधिकारियों को या विशिष्ट अधिकारियों को दिए जाते हैं। एक या दो कह सकते हैं आप इसके अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल राजा मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज कोका, इनको 5000 से ऊपर के भी मनसब दिए गए थे। तो ये 2 ही एग्जांपल हमको अकबर के ज़माने मिलते हैं। बाद के टाइम पर हम देखेंगे शाहजहाँ के समय पर कि दारा शकों को उसने 60,000 तक का मनसब देकर रखा हुआ था। इस व्यवस्था की कुछ खास बातों को ध्यान दे देते हैं। द वेरी फर्स्ट, यह योग्यता के और प्रतिभा पर आधारित थी, यानी इसमें प्रतिभा के लिए गुंजाइश थी और पदोन्नति और अवनति दोनों किस आधार पर की जा रही थी? योग्यता तथा प्रतिभा के आधार पर। इनके वेतन के बारे में जान लें। इनको वेतन जो है उनका निर्धारण नगद में होता था। हालांकि उनको पे जो किया जाता था ना, तो जागीर के रूप में दिया जाता था, यानी इतनी बड़ी आपको जागीर दे दी है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे का वेतन है 5000 रुपया देना है, ठीक है, तो उसको इतनी बड़ी जागीर दे देगी। बोले यहाँ का रेवेन्यू भी कितना है? रेवेन्यू भी 5000 है। बोले जाओ यहाँ से वसूल कर लेना और अपने पास में रख लेना। फॉर एग्जांपल कोई बड़ी जागीर है, बोले नहीं यहाँ का रेवेन्यू तो 7000 है, तो बोले 5000 तुम अपने रख लेना और बचे कितने? 2000 रुपये तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड है उसमें भेज दीजिएगा। तो ये ऐसे करके सिस्टम होता था। तो ध्यान देने वाली बात है कि वेतन का जो निर्धारण है वह कैश के रूप में किया जाता था, हालांकि उसको पेमेंट के रूप में जागीर दी जाती थी। ध्यान देने वाली बात है कि उनको भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको उस एरिया के या उस भूमि के केवल राजस्व पर ही अधिकार दिया जाता था। द नेक्स्ट वन आ सकते हैं,
मनसबदारों को वेतन, वेतन के बारे में एक बात ध्यान रखना, बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं। मनसबदारों को वेतन दो प्रकार से मिलता था। एक वेतन उनको मिलता था उनकी जात का, फॉर एग्जांपल किसी बंदे की जात है 5,000, तो उसको 5,000 वेतन उसका ये मिलेगा। ये जो वेतन यूज होगा ये उसका पर्सनल वेतन होगा, ध्यान देने वाली बात है, यानी कि इस वेतन का वो उपयोग अपने पर्सनल खर्चे के लिए करेगा। वेतन का उसको दूसरा टाइप मिलता था प्रति सवार के रूप से। प्रति सवार कितना निर्धारित था? प्रति सवार आप देखेंगे शुरुआत में 240 रुपये था, बाद में एक आर्थिक संकट की ओर जब बढ़ने लगेगा मुगल एम्पायर, तब इसको घटा दिया जाएगा। तो ये अलग मिलता था, यानी 240 रुपया पर सवार या पर हेड के रूप में जो भी आप इसको कह दें। तो ये डबल प्रकार से ये जो वेतन मिलता था ये केवल सवारों को इसको पेमेंट करना है, प्लस सेना के रख रखाव, उनका मेंटेनेंस इत्यादि पर खर्च होगा। जबकि ये वाला जो वेतन होता था ये उनके पर्सनल यूज़ के लिए होता था। तो इतनी सी बातें हम ध्यान रखेंगे। बाद में आर्थिक संकट आएगा तो इस व्यवस्था में थोड़ी सी कमियां भी हम देखेंगे और कटौती भी हम देखने को मिलते हैं। जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा चलाई जिसमें जात पद बढ़ाए बिना मनसबदारों को अधिक सेना रखने के लिए कहा जाता था। तो एक खास सिस्टम वो लेकर आ गया। इससे क्या हुआ, जितनी सैलरी दे रहे हैं उतनी ही देंगे, परंतु जहां वो पहले 2 घोड़े रख रहा था अब उसके स्थान पर 3 घोड़े रखेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और होने वाली है कि जहाँ 5,000 का वेतन देकर कहा गया था कि सवार रखिए आप 2,000, अब उसके स्थान पर आप 3,000 रख लीजिए। वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई। तो ये सब हुआ बाद में, तो जहांगीर के टाइम पर। इससे भी महत्वपूर्ण जो चेंजेस है वो कहलाता शाहजहाँ के दौर का। वह क्या था, मासिक वेतन देने की उसने प्रथा की शुरुआत की। यानी कि अगर 12 महीने यानी 1 साल के वेतन की बजाय किसी बंदे को हम देखते हैं मात्र 6 माह का वेतन मिलता है, तो वह अपने सैनिकों में चाहे तो 50% तक की कमी कर सकता था। तो यह पद्धति कौन लेकर आया, मासिक वेतन वाली, शाहजहाँ की। तो उसी हिसाब से मनसबदार अपने घुड़सवारों में या सवारों में कमी कर सकते थे। औरंगजेब के टाइम पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी बढ़ जाएगा, इवन इतना बढ़ जाने वाला है कि उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बचेगी। तो यह आर्थिक संकट की ओर मुगल एम्पायर बढ़ रहा है। जब जागीर नहीं बची, ऐसी कंडीशन को, सिचुएशन को क्या कहा गया, दैट इज नोन एज दी बेजागीरी। कभी कभी मुख्य परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी के मेंस वगैरह हो, उनमें यह भी पूछा जाता है कि इस व्यवस्था से कोई लाभ हुआ या क्या लाभ थे। तो उसको बिंदुवार आपको बताना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए इसके जो अभी तक हमने बेसिक इंट्रो देखा, बेसिक बातें देखी, उसी के अकॉर्डिंग इसके लाभों को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में हम देखें, इसमें इसका यूनिफिकेशन हुआ, प्रशासनिक रूप से एक रूपता आने वाली है। साथ ही साथ इससे राजनीतिक एकीकरण आसान हो पाया देश का। ये आपका पहला पॉइंट बनेगा, क्योंकि इसी उद्देश्य से उसने अकबर ने लाया था। जैसा कि आपको बताया था, प्रशासन के 3 अंग, सामंत, सेना, है ना, इन सभी को उसने, और नागरिक अधिकारी, इन सभी को, तीनों को एकीकृत करने के उद्देश्य से ही लाया था। तो प्रशासनिक एकरूपता ये सबसे पहला पॉइंट बनता है। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करें, इसमें योग्यता को महत्व दिया गया था। तो यही वजह, जाति और जो सामंती प्रवृत्तियां थी वो कमजोर हो गई थी, है ना। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक आप सुधार लीजिएगा उसमें। तो जाति और सामंती प्रवृत्तियां कमजोर हो गई थी वहाँ पर इस व्यवस्था के कारण। जहाँ पहले जात और धर्म के आधार पर हो रहा था, बोले नहीं आप क्षत्रिय हैं तो भर्ती हो सकते हैं, आप तुर्क हैं तो भर्ती हो सकते हैं, आप क्षत्रिय नहीं हैं तो भर्ती नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें में कमी आई, योग्यता को आधार बनाएगा। तो एक अच्छी व्यवस्था इसलिए कहलाती है। राजपूतों के अलावा प्रत्येक मनसबदार को अनिवार्य रूप से अपने सैनिकों में विभिन्न जातियों को रखने पड़ेंगे सैनिक अब। तो यह व्यवस्था में आया। इससे क्या हुआ, इनसे सैनिकों में आपसी सहयोग की एक भावना बढ़ती है। तो इससे फाइनली हम देखेंगे कि राष्ट्र मजबूत होता, सेना मजबूत होती है और सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति की भावना बढ़ी। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, जो सामंत सदैव एक शंका का विषय होते थे और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धी के रूप में होते थे बादशाह के, उन पर नियंत्रण स्थापित हो पाया किसका, बादशाह का, यानी सम्राट का। तो ये उसके अंडर में आ गए, उन सभी को एक रैंकिंग के अंतर्गत कैटेगराइज कर लिया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, है ना। उस अनुसार उनको सम्मान, वेतन और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया, जो भी उनको मनसब दिया गया था। इसका 5वां लाभ का बिंदु हम देख लेते हैं। फाइनली इससे देखेंगे शासक की जो शक्तियाँ थी वह बढ़ी, बादशाह के हाथ में और अधिक शक्तियाँ आने वाली है, क्योंकि और उसका कंट्रोल बढ़ता रहेगा। फाइनली राजतंत्र मजबूत होगा उस जमाने का। नेक्स्ट पॉइंट 6वां है। इससे क्या हुआ, क्षमता और योग्यता के आधार पर जो भर्ती हुई तो लोगों में एक सकारात्मक सोच आई। सैनिक कार्यों में भाग लेने का समस्त जातियों, संप्रदायों, वर्गों को अवसर प्राप्त हुआ। तो एक अच्छी जो चीज़ें कहना चाहिए, समानता वाली, इक्वलिटी, जो कि यूनिवर्सल थॉट कहलाती है, वह चीज़ बढ़ने वाली यहाँ पर, है ना। और अपनी योग्यता के अनुसार ही वह प्रमोशन और डिमोशन प्राप्त कर सकता था। तो लोगों के पास में एक सकारात्मक वातावरण, एक व्यवस्था दिमाग में डेवलप हुई। एंड द लास्ट 7th पॉइंट, जब ऐसी योग्यता के आधार पर भर्ती हुई, इसका मतलब है कि प्रशासन को योग्य प्रशासक मिले, योग्य सेना नायक मिले। इससे एम्पायर और भी मजबूत होने वाला है, उसका और भी अच्छा
या बेहतर तरीके से यूनिफिकेशन होगा। तो ये थे लाभ। मेंस में जब आपसे पूछा जाए मनसबदारी व्यवस्था बताइए, तो इसकी ड्राफ्टिंग आपकी क्या होने वाली है कि आप बेसिक सा एक इंट्रो बताएंगे, क्योंकि आपसे मनसबदारी व्यवस्था के लाभ पूछे गए, बताएंगे कि हाँ मनसबदारी ये थी, अकबर के द्वारा इस समय लाया गया, इसके तहत इन तीन का एकीकरण किया गया, किन तीनों का, सामंत, सेना और जो सिविल अधिकारी थे उनके। तो ये सबसे खास विशेषता थी, बैकबोन थी। ये बेसिक सी बात आपने इंट्रो में बताई, और देन उसके बाद में सीधे आप किस पर आ जाएंगे, लाभ पर। और इन 7 पॉइंटों को बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद इसको कंक्लूड कर दीजिए कि हाँ इस तरह से कह सकते हैं कि उस जमाने में भी या मध्यकाल में भी योग्यता के आधार पर या यूनिवर्सल वैल्यूज़ के आधार पर ये एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस तरह से आप अपने तरीके से उसको आंसर को, कंक्लूजन को लिख सकते हैं। तो ये आपका बेहतर आंसर कहला जाएगा, है ना। हायर लेवल के एग्जाम में कई बार ये भी प्रश्न पूछता है कि लाभ के साथ साथ क्या इसके दोष भी थे, कुछ हानियाँ भी थी इससे, या कुछ कमियाँ थी इसमें। तो अगर कमियाँ पूछी गई हैं तो उन कमियों को भी हम यहाँ पर बता देने वाले हैं। देख लेते हैं मनसबदारी व्यवस्था के कुछ दोष। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर आ जाने वाला है कि यह व्यवस्था अति केंद्रीकृत थी, यानी कि पूरी तरह सम्राट की यानी बादशाह की योग्यता पर निर्भर करती थी, उसके योग्य व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। जितना योग्य बादशाह होगा वो उतने अच्छे से उन चीज़ों को मैनेज करेगा, और अगर वह व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा तो ये पूरी व्यवस्था चरमरा कर रह जाएगी, धराशायी होकर रह जाएगी, है ना। तो व्यवस्थाएं या ये चीज़ें कभी उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं अकेले अपने आप में, जितना महत्वपूर्ण इनको लागू करने वाले होते हैं साहब जी। जैसा कि अम्बेडकर जी का कथन है कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, यह डिपेंड करता है कि जिन लोगों के द्वारा उसे लागू किया जा रहा है तथा जिन लोगों पर यह लागू हो रहा है, उन दोनों के बीच में कितना बेहतर समन्वय है और कितने बेहतर तरीके से उसको करते हैं। यही बात प्रत्येक व्यवस्थाओं पर लागू होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है तो अति केंद्रित थी। सम्राट का व्यक्तित्व एक अच्छा मैनेजमेंट, वो गुरु होगा तो उसको सही तरीके से हैंडल करेगा, उसमें लीडरशिप होगी तो वो अच्छे से हैंडल कर लेगा, सही तरीके से निर्देश देगा। नहीं होगी ये सब चीज़ें तो उसमें कमी आ जाने वाली हैं। तो ये इसकी सबसे पहली कमी थी। कमी नंबर 2 हम देखते हैं, इस समय विभिन्न जाति संप्रदायों का समागम था। हाँ ये बात सही है और सभी में सहयोग बना रहा, परंतु जैसे ये कमज़ोर और अनुभवी शासक आएंगे तो ये लोग गुट बना लेंगे अपने अपने, एक अलग यूनिट में ये सक्रिय हो जाएंगे, फिर आपस में इनके बीच में एक कंट्रडिक्शन बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, और फाइनली उससे हम देखते हैं कि पूरा जो एम्पायर था उसका पतन हो जाने वाला है। तो इसके 2 सबसे खास दोष थे। दोष हालांकि इससे भी ज़्यादा थे और भी हम बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, है ना। मनसबदारों की और भी कमियाँ थी, लेकिन आपसे प्रश्न में कभी भी स्पेशली दोष नहीं पूछा जाता, आपसे आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाता है। तो आपको वहाँ पर गुण दोषों का विवेचन करना है, जिसमें आलोचना का प्रतिशत कभी भी कम ही होता है, उससे अधिक खूबियाँ ज़्यादा थीं, खामियाँ कम थीं, इसलिए आपके सिलेबस में शामिल और आपसे पूछा जाता है। तो ये आपने दोष बताए, इसके बाद में हम इसको कंक्लूड कर देने वाले हैं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, बहुत ही साधारण से लिखना, कोई स्पेशल या कोई बहुत विशिष्ट टाइप का कंक्लूजन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, खामियों और खूबियों को देखकर आप कह सकते हैं जब तक सही लोगों के हाथ में नेतृत्व था, अच्छे से काम किया, जैसे ही कमज़ोर शासक आए तो इस व्यवस्था में कमियां आ गई और पतन को अवश्यंभावी उसने बना दिया। सीधी सी बात है, खूबियां थीं तो अच्छे से काम किया, जब अयोग्य शासक आए तो उसी में वही कमियों के रूप में कन्वर्ट हो गई और फाइनली पतन को। तो ये आपका एक साधारण सा एक सिंपल सा कंक्लूजन होता है जो आपके दिमाग में रह जाएगा, और कम भी आप रिवीजन करेंगे तो भी आपको फाइनली एग्जामिनेशन हॉल में ये बन जाने वाला। तो इस प्रकार से हमने देखा मनसबदारी व्यवस्था के बेसिक चीज़ों को, बेसिक पॉइंटों को हमने देखा और समझा कि किस तरह से हमको उसे पढ़ना चाहिए और जो भी प्रश्न पूछे गए उनके आंसर लिखने चाहिए। एक बार इसको कंक्लूड कर लें, एक इन शॉर्ट हम पूरे से वीडियो को देख लेते हैं। जब आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए तो आपको इसके पूरे फैक्ट्स याद रखने हैं जो भी बताए गए हैं, जबकि यही चीज़ आपसे मेंस में पूछी जा रही हैं क्वेश्चन पर। तो देखें आप, इंट्रो जो आपको लिखना है, तो इंट्रो में सबसे जो खास 3 शब्द आपके की पॉइंट बन के आ रहे हैं कि पहली लाइन तो ये है, सबसे खास विशेषता थी मुगल शासन प्रणाली की, ये ध्यान रखना है ना, मुगल साम्राज्य की निमोशन, मुगल शासन प्रणाली उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की। सेकेंड पॉइंट, इसके तहत अकबर ने क्या किया था, जो 3 प्रमुख अंग थे एडमिनिस्ट्रेशन के, कौन कौन थे, सामंत, सेना और उनके ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही चाहे सिविल अधिकारी हों, इन सभी को एक व्यवस्था में संगठित कर रहा था। तो ये इसका एक सबसे खास पॉइंट कहलाता है। बाकी फैक्ट है, अकबर ने इस वर्ष में लाया, दार्शनिक सिस्टम पर था, और ये सारी बातें अपन ने बताया। जात और सवार के रूप में हम इसको पढ़ते हैं, एक बहुत ही बेसिक सी बात। तो ये आपने बेसिक पॉइंट बताए। इसके पश्चात में जब आपसे को उसका और भी इंट्रो देना है या और भी इसकी जानकारी देनी है, तो जात और सवार वाली बात बताइए। जात किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसकी वेतन और वरीयता को,
जबकि सवार किस बात को, उसके सैनिक दायित्व को। ये पॉइंट आपको बताना चाहिए। योग्यता के आधार पर इसमें था, पदोन्नति और अवनति, ये पॉइंट आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनसबदारों की श्रेणियाँ, ये ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मनसबदार की कितनी प्रकार की श्रेणियाँ थीं, क्या कैसा था, ये आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाने वाला है, क्योंकि इनके लिए एक सामान्य सा नाम क्या चल रहा था, मनसबदार नाम हम देखते हैं चल रहा था। इस व्यवस्था के सबसे खास पॉइंटों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस व्यवस्था में प्रतिभा के लिए गुंजाइश थी। योग्यता वाली बात कही, उसी के आधार पर पदोन्नति और अवनति वाली बात कही गई है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट कहलाता है। इनकी सैलरी को देख लें, सैलरी ज़रूर बताएं, कैश में निर्धारण, जबकि पेमेंट के रूप में, जागीर के रेवेन्यू के रूप में। बार बार कहूँगा, यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, यह इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट कहलाता है। तो इतना देखें, शाहजहां और जहांगीर ने क्या चेंजेस किए। अगर मेंस में आपसे ये पूछा गया है क्रमिक विकास बताइए, तो ही आपको बताना चाहिए, अदरवाइज आपको ये नहीं उठाना चाहिए। औरंगजेब के टाइम पर हमने देख लिया कि व्यवस्था में क्या देने के लिए जागीर नहीं बचने वाली है। लाभ पूछा गया तो जैसी ड्राफ्टिंग आपको बताई है लाभ की, आप वैसे बताते चले जाएंगे। नहीं पूछा गया है तो आप एक दो साधारण से लाभ इसके बताइए और आगे बढ़ जाइए। और इन सब के बाद में दो दोष जो आपको बताएगा कि पहला यह अति केंद्रीकृत है और दूसरा इसमें विभिन्न जातियों का समागम हुआ, लेकिन बाद में इन्हीं में आपस में गुटबाजी होने लग जाएगी। एंड देन दिस इज़ योर कंक्लूजन। जब तक योग्य लीडर था तब तक अच्छे से काम किया, अयोग्य आएंगे, खामियां, फाइनली पतन की ओर। तो ये आपका इन शॉर्ट हम देखें मनसबदारी व्यवस्था था, जो कि मूलभूत बातें हैं। कि इन तथ्यों को यदि मैं समाहित नहीं कर पाया हूँ तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली चीज़ ये है कि मुझे उतने महत्वपूर्ण नहीं लगे, इसलिए मैंने उनको शामिल नहीं किया। यदि दूसरी चीज़ आपको लगता है कि हाँ कोई महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसको शामिल नहीं किया गया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। परंतु एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो मेरे इतने वर्षों का अनुभव है, मैंने जो इतने सिलेक्शन लिए, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि पहले आप इतनी बातें लिखिए, इस पर ही आप नंबर प्राप्त कर जाएंगे। और इस प्रकार से सिलेबस के सारे सेक्शंस को तैयार करिए। कोई दो चार आंसर बहुत हाई क्लास लिख देने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आपको सारे आंसरों को एवरेज के ऊपर लिखना चाहिए, यह पहली प्रायोरिटी होती है ना। तो उस आधार पर हमने इसको यहाँ तैयार किया है, जीएस की दृष्टि से और एक सब्जेक्ट विशेष की दृष्टि से। तो इतना ये सफिशेंट है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये जरूर बताइएगा। और वीडियो में पढ़ने के दौरान या समझने के दौरान किसी प्रकार की ऐसी कोई परेशानी जा रही हो, कोई प्रश्न हो, उससे संबंधित कोई बातें हों, कोई तथ्य हों जो मैंने इंक्लूड ना किए हों या नहीं कर पाया हूं, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जो भी आपके प्रश्न हो उसको कमेंट बॉक्स में आप बताएं। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।